नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आज मिड डे प्राइम में खासतौर से हम बात करेंगे 11 साल किस तरीके से बेमिसाल रहे हैं। जी हाँ, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की अगर बात की जाए, किस तरीके से पिछले 11 वर्षों में लगातार हमें देखने को मिला है, एक नई ऊंचाई पर हम पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे मिड डे प्राइम में भारत की एक नई उड़ान को लेकर भी। क्या ये उड़ानें बताएंगे आपको, और उसके साथ साथ बताएंगे कैसे लगातार जो तापमान है उसमें इजाफा हो रहा है और लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोदी सरकार 3.0 की वर्षगांठ पर जेपी नड्डा ने गिनाई उपलब्धियां, विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, देश में 11 साल पहले अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखना बन गया था राजनीतिक संस्कृति का तरीका। 2014 के बाद आई जवाबदेह सरकार जिसने शुरू की रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए 11 साल। पीएम ने सामूहिक सफलता पर जताया गर्व। कहा, तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है भारत, जरूर पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर दी देश को बधाई। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने देखे अभूतपूर्व विकास और युगांतरी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। अफगानिस्तान, म्यांमार, कांगो, ईरान, लीबिया समेत 12 देश के नागरिकों को आज से अमेरिका में एंट्री नहीं। 7 अन्य देशों के नागरिकों पर भी आंशिक रोक लागू। और पुर्तगाल ने दूसरी बार जीता यूएफए नेशंस लीग का खिताब। फाइनल मुकाबले में स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में दी मात। और आइए मिड डे प्राइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर। क्या कुछ खास इन 11 सालों में। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित जो कार्य हुआ है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि ये सरकार एक असरदार सरकार है। 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। और यह सरकार एक असरदार सरकार है, इफेक्टिव गवर्नमेंट। यह सरकार दमदार सरकार है और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है, आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए और उस समय जनता को साथ लेकर के किए गए। इसके साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2014 से पहले की सरकार को करप्शन से आकंठ डूबी सरकार बताया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से हम नकारात्मक से सकारात्मक राजनीति की तरफ आए हैं। 2014 से पीछे जाओ, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि दैट गवर्नमेंट बिफोर 2014 वॉज फुल ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार थी, घोटालों से में संलिप्त सरकार थी और तुष्टीकरण के साथ काम करने वाली सरकार थी। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। द शिफ्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल कल्चर, आई टॉक अबाउट द शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिविज्म टू पॉजिटिविज्म। आज हम मतलब मैं नहीं, भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। इस दौरान जेपी नड्डा ने बताया कि पिछले 11 साल में कई बड़े फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि मोदी जी की ही सोच रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सब लोग जानते हैं कि ट्रिपल तलाक मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी। लेकिन चुप बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था।
लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जबकि इस्लामिक कंट्रीज़ में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। उसी तरीके से इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी, वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन, उसी तरीके से मोर देन 3 डिकेड्स हम विमेन रिजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, लेकिन 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। तो पिछले 11 साल की अगर हम बात करते हैं, 11 वर्षों में हमने देखा है किस तरीके से न जाने कितनी ही उपलब्धियां हैं जो भारत ने अर्जित की हैं। इस पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा फिलहाल जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, हमने देखा किस तरीके से जेपी नड्डा ने सीधे तौर पर कहा कि पहले एक राजनीतिक संस्कृति हमें देखने को मिलती थी, लेकिन आज के समय में यानी 2014 के बाद की जब हम बात करते हैं तो रिपोर्ट कार्ड जो है वो हमारी सरकार दिखा रही है। और न सिर्फ केंद्र में बल्कि हमने देखा अलग अलग राज्य की सरकारें जो हैं वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करती हैं, जो कि बताता है कि किस तरीके से देश में विकास को गति मिल रही है। देखिए मुकुल, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने के मौके पर, उस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो 2014 के पहले की बहुत चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन 2014 से पहले क्या हालात थे, कितने गंभीर आरोप करप्शन के उस वक्त की सरकार पर लग रहे थे, कैसे पॉलिसी पैरालिसिस का उस वक्त माहौल था, वो सबने देखा था। और 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक नई राजनीतिक संस्कृति पर काम हुआ है, जो तेज विकास करती है, जो तमाम योजनाओं की न केवल घोषणा करती है बल्कि उसे तेजी से पूरा करने का काम करती है। और ये जो नई कार्य संस्कृति है उस ओर इशारा कर रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और यही वजह है कि उन्होंने तमाम उन उपलब्धियों की चर्चा की और इस बात को कहा कि कैसे पारदर्शी तरीके से अब बेहतर गवर्नेंस के माध्यम से लीकेज फ्री योजनाओं को लागू किया गया है, जिससे डीबीटी के जरिए 3.9 लाख करोड़ की बचत हुई है। इस आंकड़े को भी सामने रखा। तो ये एक तरह से जो 2047 की रूपरेखा रखी है, एक उसकी मजबूत नींव रखी है मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में, उसको सिलसिलेवार तरीके से आंकड़ों के जरिए जनता के सामने रखने का काम किया और ये कहा कि रिपोर्ट कार्ड देने वाली सरकार है, यानी हम अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखते हैं। बीजेपी देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरुआत हो गई है। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और जिला स्तर तक भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बीजेपी के बड़े नेता करेंगे और जनता को बताएंगे कि 11 वर्षों में आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर क्या कुछ बदला है, कैसे बोल्ड फैसले लिए गए हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला हो, या फिर 3 तलाक पर रोक लगाने का फैसला हो, या फिर दशकों से अटके महिला आरक्षण के जो मांग थी उसको पूरा करने की बात हो लोकसभा और विधानसभाओं में। तो ये सब बात बीजेपी जनता को बताएगी कि आर्थिक तौर पर तो फैसले किए ही गए हैं, जिससे हम दुनिया की चौथी इकॉनमी बन चुके हैं बड़ी, 10वीं से हम सबसे तेज आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, दुनिया में हमारी ज़्यादा सुनी जा रही है, आतंक पे हमारी जो नीति है वो सख्त हुई है और अब हमने ये बताया है दुनिया को कि हम किसी भी कीमत पर आतंक को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और साथ ही साथ सभी को आगे लेकर, सभी को साथ लेकर चलने वाली ये सरकार है, जिसमें गरीब की चिंता की गई है, महिलाओं की चिंता की गई है, किसानों की चिंता की गई है। बिल्कुल। और शैलेंद्र, खासतौर से अगर देखा जाए ये तभी संभव हो पाया है जब हम कहते हैं कि जो सरकार की नीतियां हैं वो कारगर रही हैं, और उसी में जब नीतियां पारदर्शी होती हैं और हमने देखा है भ्रष्टाचार के विरुद्ध किस तरीके से पिछले 11 वर्षों में लगातार काम किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा पहलू है कि सरकार जो है वो करप्शन के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति जिस तरीके से अपनाते हुए चली है और आज के समय में उसी वजह से जो पारदर्शिता है वो सबके सामने है। देखिए 2014 से पहले कि आप सरकार के समय देखें, यूपीए सरकार के समय, तब गंभीर आरोप केंद्रीय मंत्रियों पर करप्शन के लगते थे। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली और 11 वर्ष हो गए हैं, एक भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है और डीबीटी के जरिए जिस तरह से गवर्नेंस मॉडल आगे बढ़ाया गया है उसमें लीकेज फ्री
कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 100% आम लोगों तक पहुंच रहा है, आम लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। तो ये गवर्नेंस की एक इतनी बड़ी सफलता है जिसको दुनिया देख रही है। और दूसरी बात यह है कि जिस कार्य संस्कृति को मोदी सरकार ने अपनाया है और जिसको आगे बढ़ाया है, उसमें जब 5 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन की बात होती है तो तय समय से पहले वो पूरा कर लिया जाता है। जब उसको विस्तार करके 8 करोड़ होता है, वो भी तय समय से पहले पूरा हो जाता है। फिर उससे आगे हम 10 करोड़ से आगे चले जाते हैं उज्ज्वला कनेक्शन में। तो दरअसल ये सरकार प्रॉमिस करती है, यानी वादा करती है, उसका डिलीवरी करती है, और उससे भी आगे, यानी जो वादा नहीं भी किया जाता है और उससे भी आगे जाकर जनता के हित में काम करती है। ये कार्य संस्कृति मोदी सरकार ने दिखाई है। और जेपी नड्डा ने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को कहा भी कि चिनाब का जिक्र वो जरूर करना चाहेंगे कि नरसिंह राव के समय ये एक योजना बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उसे राष्ट्रीय महत्व की योजना घोषित की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उसे पूरा किया गया है। कश्मीर घाटी में रेल लिंक का जो काम है, दुनिया उस आधुनिक जो लगातार हमें देखने को मिल रही हैं पिछले 11 वर्षों में, और इसी वजह से सेवा सुशासन के जो 11 वर्ष हैं वो कितने सार्थक हैं, इसकी बात की लगातार हमें नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पिछले 11 वर्षों की अगर हम बात करें और क्या कुछ खास इसमें रहा और कौन सी बड़ी उपलब्धियां हैं जो हमने अर्जित की हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। छोटा था, देखता था बाबा कितनी मेहनत से बाम्बू लाते थे, जादूगरी से क्या कलाकारी करते थे, पर कस्टमर ढूंढने के लिए उनकी कलाकारी काम नहीं आती थी। पर आज मैं उसी बैम्बू के चीजें बनाकर विदेश में बेचता हूँ। इन युवाओं ने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का बोलबाला देखा है, वोकल फॉर लोकल का दबदबा देखा है। यही युवा बनाएंगे विकसित भारत। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, जिसमें हम बात कर रहे हैं 11 साल बेमिसाल। जी हाँ, पिछले 11 वर्षों की अगर बात की जाए, कई उपलब्धियां हमने देखी हैं और खासतौर से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, जो कि आज उसने 11 साल पूरे कर लिए हैं। पिछले साल 2024 में आज के दिन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार शपथ ली थी। इस तरह आज उनके PM के रूप में 11 साल पूरे हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में NDA की सरकार लगातार सफलता के नए आयाम गढ़ रही है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए, क्योंकि PM मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल X पर भी अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको कुछ तरीके से सामने रखा है। इसमें अभी तक की उन योजनाओं का लेखा जोखा है जिसकी वजह से अगर देखें तो अंत्योदय तक सरकार की ओर से दिए जा रहे लाभ का भी उल्लेख है। गरीब कल्याण, युवाओं के लिए अवसर, किसान, महिलाओं को उनके अधिकार, मध्य वर्ग के लिए आसान बनाने वाली योजनाएं, उद्यमियों के लिए बनाई गई नीति, सड़क और रेल क्षेत्र में बढ़ती कनेक्टिविटी जैसे तमाम क्षेत्रों में सरकार की चलाई जा रही योजनाओं के बारे में PM ने जानकारी दी है। इसके साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नमो ऐप लिंक साझा करते हुए लिखा कि पिछले 11 वर्षों में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं और जीवन सुगमता को बढ़ावा मिला है। नमो ऐप आपको इस परिवर्तनकारी यात्रा की जानकारी एक अभिनव तरीके, इंटरैक्टिव गेम, क्विज, सर्वेक्षण और ऐसे ही अन्य प्रारूपों से देते हैं, आपको इसमें शामिल और प्रेरित करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने यहाँ नमो ऐप का भी जिक्र किया, कैसे उसके जरिए तमाम जानकारी जो है वो आप ले सकते हैं, कैसे भारत की जो विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ यात्रा है, जो सफ़र है, उसकी कैसे शुरुआत हुई और कैसे आज के समय में जो नया भारत है वो सबके सामने है। साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने
अपनी नीति और योजनाओं में गरीब कल्याण पर फोकस किया है। अपने एक्स संदेश में उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीब भाई बहनों के साथ ही जन जन का कल्याण सुनिश्चित करना रहा है। उज्ज्वला हो या पीएम आवास, आयुष्मान भारत हो या भारतीय जनऔषधि या फिर पीएम किसान सम्मान निधि, इन सभी योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। हमने इस दौरान पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक वीडियो भी इस दौरान साझा किया। इस वीडियो को साझा किया है प्रधानमंत्री ने, जिसमें तमाम किस तरीके से बड़ा बदलाव पिछले 11 वर्षों में आया है उसकी झलक हमें नजर आती है। और साथ ही इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सेवा और सुशासन के 11 साल, मोदी सरकार के ऐतिहासिक 11 वर्ष जनसेवा के संकल्प, साधना और समर्पण का स्वर्णिम कालखंड रहे। देश ने आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक नया युग देखा। स्पष्ट नेतृत्व, अधिक संकल्प और लोक सेवा की नीयत से सेवा, सुरक्षा और सुशासन के नए कीर्तिमान बने। 2014 में जब मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली तब देश में पॉलिसी पैरालिसिस था। साल 2014 से पहले ना नीतियां थी, ना नेतृत्व था और सरकार में घोटाले चरम पर थे। साल 2014 से पहले अर्थव्यवस्था जर्जर और शासन व्यवस्था दिशाहीन थी। इसके साथ ही मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस से देश के विकास की स्पीड और स्केल अब बदल गई। किसान, महिलाएं, पिछड़े, दलित और वंचित शासन के केंद्र में आए हैं। तुष्टीकरण को समाप्त किया गया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की कार्य संस्कृति ये बनी है। बीते 11 साल राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में भी मील का पत्थर सिद्ध हुए हैं। नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और साथ ही अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर, उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में शांति की स्थापना हुई है। भारत अब आतंकवादी हमलों का जवाब आतंकियों के घर में घुसकर देता है, ये अपनी पोस्ट में लिखा अमित शाह ने। और खासतौर से मोदी सरकार के नेतृत्व में कैसे भारत की जो तस्वीर है बदली हुई नजर आती है, इसका जिक्र किया। मोदी 3.0 में नया भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। देशवासियों के जीवन में लगातार आ रहे सकारात्मक परिवर्तन, हर क्षेत्र में नंबर 1 भारत बनाने की यह यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी। तो सेवा और शासन के 11 साल, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट कर ये जानकारी साझा की, कैसे मोदी सरकार के ऐतिहासिक 11 वर्ष जनसेवा के संकल्प, साधना और समर्पण का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि कैसे तमाम जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया गया और कैसे सफलतापूर्वक तमाम जो योजनाएं हैं वो चली हैं। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण किस तरीके से पिछले 11 वर्षों की अगर बात हम करते हैं, किस तरह का जो बड़ा बदलाव है वो नज़र आया है। हर एक क्षेत्र की अगर बात की जाए, हर एक क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव जो है वो फिलहाल हमें नज़र आता है। उसकी जानकारी लगातार हमने देखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी साझा की और क्या कुछ बदलाव आया है और किस तरह की जो उपलब्धियां हैं वो अभी तक हमने अर्जित की हैं, उसके बारे में भी आपको हम जानकारी यहाँ आइए दे देते हैं। किस तरीके से पिछले 11 वर्ष जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो 11 वर्ष हैं, क्या कुछ खास इसमें रहा है, आइए अब आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। क्योंकि जब हम बात करते हैं कैसे हर तबके को, हर स्तर पर जो फ़ायदा हुआ है, क्या कुछ वो फ़ायदा हुआ है, आपको बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 4 करोड़ घरों का निर्माण किया गया। जी हाँ, यानी कैसे लोगों की जो समस्या रहती थी, उनका जो सपना था उसको पूरा किया गया और 90 लाख से ज़्यादा महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना
जो है उसका लाभ यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए उन तमाम योजनाओं की जिनका लाभ अभी तक मिला है और क्या कुछ वो योजनाएं हैं, और खासतौर से सौभाग्य योजना के तहत करीब 2.86 करोड़ घरों में जो बिजली है वो पहुंची है। ये सुनिश्चित किया गया है कि कैसे हर एक जगह जो बिजली है वो पहुंच सकती है। करीब 15.59 करोड़ ग्रामीण घरों में नल का जो पानी है वो पहुंचा है। हर घर नल से जल की जब हम बात करते हैं उसके तहत आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो पानी है उसको पहुंचाया गया। स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात की जाए इसके तहत 12 करोड़ घरेलू जो शौचालय हैं वो बनाए गए, जबकि करीब 5 लाख से ज़्यादा जो गांव हैं वो उनको ODF प्लस भी घोषित किया गया है। वहीं आयुष्मान भारत योजना के जरिए करीब 55 करोड़ लोगों को कवर किया गया, और उसके साथ साथ हमने देखा कि जो 70 से अधिक आयु के लोग हैं उनको भी आयुष्मान वय वंदन योजना के तहत इसमें कवर किया गया है। और वहीं आपको बता दें, जब हम बात करते हैं गरीब कल्याण योजना को लेकर तो करीब 81 करोड़ लाभार्थी जिन्हें मुफ्त राशन दिया गया, ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा, एक बड़ी उपलब्धि खासतौर से। और वहीं PM उज्ज्वला योजना की अगर बात की जाए जिसके तहत हमने देखा करीब 10.33 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन जो है वो प्रदान किए गए, यानी महिलाओं का यहाँ भी किस तरीके से ख्याल रखा गया है। और उसके साथ साथ और कुछ और आंकड़े हैं वो भी आपके साथ हम साझा कर लेते हैं। PM स्वयं निधि की अगर बात की जाए तो उसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको करीब 68 लाख का जो ऋण है वो दिए गए यहाँ पर, जैसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो आत्मनिर्भरता जो है वो उनमें आ सके। इसके साथ ही स्टार्टअप कल्चर को हमने बढ़ते देखा है। पिछले 11 वर्षों में करीब 1.57 लाख स्टार्टअप को मान्यता दी गई, जिनमें 118 यूनिकॉर्न हैं। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं 118 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, किस तरीके से लगातार अर्थव्यवस्था को ये मदद कर रहे हैं। और साथ ही जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे और जो भी योजनाएं हैं उनका क्या लाभ मिला है, PM विश्वकर्मा योजना की अगर हम बात करते हैं तो करीब 2.37 मिलियन कारीगर जो हैं इसके तहत पंजीकृत हुए हैं, यानी रजिस्टर हुए हैं। उनमें भी कैसे आत्मनिर्भरता आ सकती है, सेल्फ डिपेंडेंसी की अगर जब हम बात करते हैं कैसे मदद दी जाए, इसके लिए लगातार सरकार जो है हर स्तर पर काम करती हुई हमें नजर आई है पिछले 11 वर्षों में। साथ ही साथ दूसरी योजनाओं की अगर बात की जाए, इसी में अगर हम बात करते हैं ई-श्रम पोर्टल की, वहाँ पे किस तरह का जो आंकड़ा है वो निकलता हुआ नजर आता है, वो भी आपको हम बता दें। ई-श्रम पोर्टल की अगर हम बात करें तो यहाँ भी करीब 30.86 करोड़ असंगठित श्रमिक जो हैं उनको पंजीकृत किया गया था। तो ये वो तमाम बड़े आंकड़े हैं जिसके तहत हम देख पा रहे हैं कि कैसे लगातार जो पिछले 11 वर्ष हैं, क्यों आखिर उनको हम सेवा सुशासन का एक पूरी तरीके से बता रहे हैं कि ये अमृतकाल है। और वही अब कहीं ना कहीं चरितार्थ होता हुआ नजर आता है। पिछले 11 वर्ष जो हैं कितने सार्थक रहे हैं, यहाँ जानकारी जितनी हम आपको देंगे शायद समय की हमारे पास कमी पड़ जाएगी, क्योंकि इन 11 वर्षों में हमारा जो देश है उसने बहुत बड़े बदलाव देखे हैं। ना जाने कैसी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ मिला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका DD न्यूज़ पर। नमस्कार जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, जब हम बात कर रहे हैं कि पिछले 11 वर्ष जो रहे हैं, आप किस तरह का बदलाव देखते हैं भारत में, क्योंकि अब तो ये नया भारत है। देखिए, मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा योगदान देश की राजनीति में रहा है, वो सबसे बड़ा योगदान ये है कि देश की राजनीतिक संस्कृति को प्रधानमंत्री मोदी ने बदल दिया। 2004 से लेकर 2014 तक जो गठबंधन की सरकारें रही हैं, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रही थी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर था, देश की पॉलिसी पैलेस जिस तरीके से सारे दल पैसा बनाने में लगे हुए थे, और 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को बताया कि सुशासन कैसे चलाया जा सकता है। राम से राष्ट्र और देव से देश का की जो परिकल्पना थी प्रधानमंत्री मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी ने उसे साकार किया। और अब बताइए 11 साल के अंदर एक भी कैबिनेट मिनिस्टर पर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और हर क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां प्रधानमंत्री की मोदी की सरकार ने काम नहीं किया हो। अंतरिक्ष आप देख सकते हैं, आप खेल का क्षेत्र देख सकते हैं कि किस तरीके से ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को गांव में तैयार किया जाता है। आप जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं आप उसमें देख सकते हैं कि जो पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण और भारत रत्न मिलता है, तो किस तरीके से देश की तमाम तरह के लोगों को चुनकर जो वाकई इसके लिए हकदार होते हैं उन्हें उस तरह के पुरस्कार दिए गए। किसी तरह का उसमें राजनीति का दबदबा नहीं देखने को मिला। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि भाई महिला हो, युवा हो, किसान और गरीब हो, मैं 4 जातियों को मानता हूं और इनके उत्थान के लिए मैं काम करने वाला हूं। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जो प्रधानमंत्री का था वो लगातार काम करते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया। सबसे बड़ी बात है एक दिन की भी छुट्टी नहीं, दिन रात वो काम करते रहे। वो देश में काम करते रहे, विदेश में जाकर देश की विदेश नीति को आकार देते रहे, दुनिया के विकसित देशों को भारत के साथ जोड़ते रहे। और भारत की बात विश्व मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से पहुंचाई है कि आज अमेरिका हो तो भारत की बात सुनता है, रूस यूक्रेन का युद्ध हो तो प्रधानमंत्री
वहां जाकर कह सकते हैं कि ये युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का समय है और अगर मध्यस्थता की जरूरत होगी तो मैं करूंगा। रूस भी भारत की मध्यस्थता स्वीकार करता है, जेलेंस्की भी कहता है कि भारत अगर मध्यस्थता करेगा तो युद्ध का कोई समाधान निकल सकता है। तो दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया और आज 140 करोड़ लोगों को जो गर्व होता है अपने देश की सरकार के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, कि कोरोना का समय हो तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से देश की जनता को फ्री में वैक्सीन दी, डबल वैक्सीन दिया, दुनिया में दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई की, 48 से ज्यादा देशों को फ्री में वैक्सीन दी, 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन सप्लाई की। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो छोटे छोटे देश वहां तक प्रधानमंत्री मोदी ने यात्राएं की, और दुनिया का शायद ऐसा कौन सा देश है जितने सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिले सर्वोच्च दूसरे देशों के, शायद इतने किसी देश के नेता को नहीं मिले। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो लोकल से वोकल की जो बात की है कि भाई मेक इन इंडिया की बात की है, मेड इन इंडिया की बात की है, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि भाई मेक इन इंडिया कीजिए, घर में बने सामान को आप इस्तेमाल कीजिए। और जो भारत रक्षा के क्षेत्र में हर चीज बाहर से इंपोर्ट करता था, वह भारत आज रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते जा रहा है। और जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आपने देखा कि किस तरीके से देश में बने हुए हथियारों ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी, और अब दुनिया से भारत को रक्षा के लिए ऑर्डर मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, चाहे फिर वो रेलवे का कायाकल्प हो, रेलवे में जिस तरीके से कायाकल्प किया प्रधानमंत्री मोदी ने, किसानों के सम्मान निधि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, ड्रोन के लिए पायलट दीदी जो प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए कि गांव की महिलाएं भी ड्रोन चलाए, उनको ट्रेनिंग देने का प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो प्रधानमंत्री ने किया था, डीबीटी, डायरेक्ट खाते में पैसा जाएगा। तो मुझे लग रहा है ऐसा कोई वर्ग नहीं है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने काम नहीं किया है, और आज उसका असर 11 साल बाद दिख रहा है कि देश के अंदर आज 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ी, और देश आज चौथी इकोनॉमी बन चुका है। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनेगा, तो मुझे लग रहा है कि जब तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी का 2029 में खत्म होगा, तब भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन चुका होगा। जी बिल्कुल, वो दिन भी हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि ज्यादा दिन वो दूर नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से ना सिर्फ हम बात करते हैं हमारे देश की, अगर पहले बात की जाए, तमाम जहाँ पर हमें लगता था कि शायद यहाँ जो विकास है होना चाहिए, क्योंकि हर तबके तक विकास जो है वो पहुँचे, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक कैसे हमारा जो योजनाओं का लाभ है वो पहुँच सकता है, इसको प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया। और जो बड़ी उपलब्धियों की जब हम बात करते हैं पिछले 11 वर्षों में, फिर चाहे हम आर्टिकल 370 की बात करें या जिस तरीके से नए वक्फ बोर्ड के गठन की बात की जाए, ट्रिपल तलाक की हम बात करें, ये ऐसी बड़ी उपलब्धियां रहीं जिसने खासतौर से सामाजिक विकास जो है उसमें बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं बड़ा बदलाव उसमें देखने को मिला। और सामाजिक उत्थान से लेकर आर्थिक विकास तक पिछले 11 वर्षों में हमने देखा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ना। और आप देखिए कि हर घर नल से जल की जो प्रधानमंत्री मोदी की योजना है कि भाई महिलाओं को पानी लाने के लिए गांव में 4-5 किलोमीटर चलना पड़ता था, तो हर घर नल से जल देने की प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना रही है, किसानों को बेहतर सब्सिडी मिले और किसानों को बेहतर उत्पाद करे, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वह सरकार ने देने का काम किया है। महिलाओं को तमाम तरह के रोजगारों के लिए लोन देने का जो प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया है कि भाई आप नौकरी नहीं कर सकते तो आप गांव में, तो आप गांव में काम कीजिए। गांव में इंटरनेट जाने के लिए आज हिंदुस्तान के 60 से ज्यादा % गांव में इंटरनेट चला गया है। अगले 3 साल में हिंदुस्तान का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ इंटरनेट की फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं होगी। और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर गांव में इंटरनेट हो, महिला अपने मोबाइल से काम सीखे, वहां पर उससे जुड़े और वहीं से जो डिजिटल पेमेंट है उसके माध्यम से अपने उत्पाद को बेचे। तो लोकल से जो ग्लोबल की प्रधानमंत्री बात करते हैं कि लोकल में आप प्रोडक्ट बनाइए और उसे ग्लोबल में मार्केट कीजिए। और केंद्र सरकार उसके लिए जिस तरीके से सिंगल विंडो का सिस्टम करके रखा है, तत्काल केंद्र सरकार से सारी सुविधाएं मिलती है। मुझे लग रहा है कि हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने किया। और मुझे लगता है सबसे रिमार्केबल जो देखने को मिलता है वो गायों का कायाकल्प है। गांव में पंचायत में जिस तरीके से पैसा दिया गया, उनको आत्मनिर्भर बनाया गया है, यह एक बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी का रहा है। और जो बजट आप देखिए कि बजट में जिस तरीके से सभी सेक्टर को पैसा दिया, राज्यों को पैसा दिया, प्रधानमंत्री कहते हैं कि राज्य बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। राज्यों को अधिकार दिया गया, राज्यों को पैसा दिया गया कि आप अपने तमाम तरह की योजनाएं लेकर आइए। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है 11 साल में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अभूतपूर्व तरीके से काम न किया हो। आर्टिकल 370 आप देखिए, कोई कहता ना हट नहीं सकती, उसे हटा के दिखा दिया। वक्फ बिल पे प्रधानमंत्री लेकर आ गए, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लेकर आ गए कि 2029 में जब चुनाव होंगे तो 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो।
वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ गए। लगातार चुनाव से देश में विकास बाधित होता है, तो देश को एक वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है। प्रधानमंत्री उस दिशा की ओर आगे बढ़ गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन बहुत व्यापक है और 2047 का जो विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा है, वह उसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वह दिन दूर नहीं है कि जब 2047 होगा तो निश्चित रूप से भारत विकसित भारत होगा और दुनिया में पहले नंबर पर 2047 में भारत पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी उस दिशा में काम कर रहे हैं और 140 करोड़ लोग भी प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरणा लेके अपने अपने स्तर पर उस तरह की जो कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है 2047 में भारत निश्चित रूप से विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। जी बिल्कुल समीर जी, लेकिन इसके साथ साथ जैसे लगातार आपने जिक्र किया कि जब हम लोकल से ग्लोबल की बात करते हैं और आज जब भारत वैश्विक मंच पर बात करता है तो हर कोई उसको सुनता है और खासतौर से कहीं ना कहीं वैश्विक नेतृत्व की जो क्षमता है, क्या नीतियों के चलते इस तरह की नीतियां हमारी रही हैं कि आज वैश्विक नेतृत्व की जो क्षमता है वो भारत में दिखाई देती है? निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय कि प्रधानमंत्री मोदी की जो नीति रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने जो आर्थिक प्रोग्राम तय किए हुए बताता है। आप देखिए, एक समय भारत में एक मोबाइल नहीं बनता था, आज हिंदुस्तान के अंदर एप्पल बन रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति को कहना पड़ता है कि एप्पल भारत में फोन न बनाए। आज हिंदुस्तान इस ताकत पर पहुंच गया है। एक समय भारत ने जब कारगिल युद्ध हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ड्रोन मांगा था अमेरिका से, तो ड्रोन देने से मना कर दिया था। आज भारत जेट का इंजन भारत के अंदर बन रहा है, बुलेट ट्रेन भारत के अंदर आ चुके हैं। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है और आर्थिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि भाई जब तक आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे, रोजगार नहीं होंगे, तो तमाम तरह के उद्योगपतियों को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप सिर्फ भारत में नहीं दुनिया में भी जाइए, लेकिन भारत के प्रोडक्ट को दुनिया के अंदर लेकर जाइए। और जिस तरीके से आप आदिवासी की जो खादी है और आदिवासी के जो उनकी जो छोटे छोटे केंद्र है उनको केंद्र सरकार किस तरीके से दुनिया में प्रमोट करने का काम कर रही है, मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री की योजना है, आर्थिक नीति है, जिसके कारण भारत आज दुनिया में आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है और आने वाले समय में भारत का डंका पूरी दुनिया में बचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल, और खासतौर से क्योंकि यहाँ जब प्राथमिकता की हम बात करते हैं समीर जी, प्राथमिकता पे ना सिर्फ विकास बल्कि जन कल्याण हमें नजर आता है। लेकिन अब से पहले की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक संस्कृति है जिसका जिक्र जेपी नड्डा ने भी प्रेस वार्ता में किया, वो शायद हावी रहती थी और उस वजह से विकास या जन कल्याण की बात हम करें तो वो काफी पीछे छूट जाता था। देखिए, आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने एक समय कहा था, एक भाषण में जिक्र किया था कि राजीव गांधी ने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे गांव में पहुंचते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मालूम था कि मैं 1 रुपया भेज रहा हूं, 15 पैसे पहुंच रहे, लेकिन वो 85 पैसे कहाँ जा रहा है उसे रोकने की इच्छा शक्ति नहीं थी। मैं अगर दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो पूरा 1 रुपया संबंधित योजना के लिए ही जाता है। और ये जो मॉनिटरिंग है कि जो आप पैसा भेज रहे हो वो जिस चीज के लिए भेज रहे हो वो वही खर्च हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, पूरा ट्रांसपेरेंसी हो, केंद्र सरकार का पूरा वॉच हो, तो ये जो मैकेनिज्म प्रधानमंत्री ने डेवलप किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत काबिल तारीफ है। सिर्फ पैसा भेजना से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना नहीं है, वह पैसा जिस योजना के लिए भेजा गया है, जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया है, वह उद्देश्य पूरा हो और जो गरीब आदमी है मुझे लग रहा है उसका तक पहुंचे। तो जो है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि रिफॉर्म भी करना है, परफॉर्म भी करना है, ट्रांसफॉर्म भी करना है, ये तीनों पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय का वॉच रहता है, लगातार बैठकें होती है, मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री लगातार बैठक करते हैं। आप नक्सलवाद को देख लीजिए, नक्सलवाद इस देश के अंदर कितना गहरे गले जमा चुका था, आज नक्सलवाद खत्म होने की स्थिति में चला गया है। और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि 2026 में मार्च में खत्म कर देंगे, मुझे लगा नक्सलवाद इस देश में खत्म होने की स्टेज पर चला गया है। एक समय का अंडरवर्ल्ड आतंक का बम्बे में राज होता था, आज कोई हफ्ता वसूली और अंडरवर्ल्ड का राज नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से सुशासन दिया है और दुनिया को बताया और देश को बताया कि ऐसा भी प्रशासन चल सकता है, जिसकी कल्पना देश की जनता ने की नहीं थी कि ऐसा भी देश का प्रधान सेवक आएगा कि जो 24 घंटे 7 दिन काम करेगा, कोई छुट्टी नहीं लेगा, जनता के हित में काम करेगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है और यही कारण रहा कि तीसरी बार देश की जनता ने उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। जी बिल्कुल, और उसी वजह से हम कहते भी हैं सबका प्रयास सबका विश्वास जो है वो पिछले 11 वर्षों में नजर आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने पिछले 11 वर्षों की अगर बात की जाए किस तरीके से ये 11 साल जो हैं बेमिसाल रहे हैं और सीधे तौर पर अगर कहा जाए जो कहा वो करके दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस नए भारत ने, जिसका डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है,
GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आइए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, इंदौर के बहुचर्चित राजा और सोनम रघुवंशी केस में आज एक बड़ा खुलासा होते ही सनसनी मच गई। शिलांग में हनीमून मनाने गए इंदौर के दंपति राजा और सोनम रघुवंशी के 23 मई को लापता होने के बाद मामला लगातार सुर्खियों में था, जबकि पति राजा रघुवंशी का शव 2 जून को एक खाई से मिला था। जोर शोर में से सोनम की तलाश की जा रही थी, लेकिन यूपी के गाजीपुर में सोनम के मिलने के बाद पूरा मामला अब सवालों के घेरे में आ गया है। मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम ने राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 संदिग्ध मध्य प्रदेश के इंदौर और एक उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का रहने वाला है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉन्राड के संगमा के अनुसार आपको बता दें, उन्होंने आज सुबह इस मामले में बड़ी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। उन्होंने लिखा कि राजा हत्याकांड में पुलिस को मात्र 7 दिनों के भीतर बड़ी सफलता मिली है। संगमा ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए मेघालय पुलिस की सराहना भी की। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी मर्डर केस में मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी को गाजीपुर पुलिस ने हिरासत में लिया है। गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजा ने बताया कि राजा रघुवंशी प्रकरण में मेघालय पुलिस को जिस सोनम नाम की एक महिला की तलाश थी, वह गाजीपुर वाराणसी मार्ग पर नंदगंज थाना क्षेत्र में काशी ढाबे पर अस्वस्थ अवस्था में मिली थी। सोनम को जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराए जाने के बाद वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। मेघालय पुलिस को सूचना दे दी गई है और सोनम के परिजनों से भी बात हो गई है। मध्य प्रदेश की पुलिस और मेघालय पुलिस आकर के आगे की जो विधिक कार्रवाई है अब वो पूरी करेगी। सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए SO नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फ़ौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। आपको बता दें, इंदौर की सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिली। ढाबा संचालक साहिल यादव ने बताया कि महिला रात को करीब 1 बजे यहां आई थी। उसने मोबाइल मांगकर अपने परिजनों को फोन किया। मौके पर पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार किया गया। ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था। तो राजा रघुवंशी हत्या मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर में एडिशनल DCP क्राइम राजेश धनतोड़िया ने बताया कि इस मामले में 3 आरोपियों राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को हिरासत में लिया गया है। चौथे सस्पेक्ट आनंद की तलाश भी जारी है और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर शिलांग पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए आरोपियों से शिलांग पुलिस इंदौर में अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है। 8 और 9 की रात्रि में ये कंबाइंड ऑपरेशन चला था, जो मेघालय शिलांग पुलिस और जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो ऑफिसर्स के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया, जिसमें कि 3 लोगों को राउंड अप किया गया है। जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। शिलांग पुलिस इंदौर में ही है। चौथा आनंद है जो कि अभी फरार है। ये आनंद इंदौर का ही है और अभी इसमें फिलहाल चौथे जो सस्पेक्ट है उसके लिए भी लगातार इंदौर पुलिस जो जितना भी जो सहयोग है वो शिलांग पुलिस को लगातार कर रही है। और आइए अब आपको सुनाते हैं मृतक राजा रघुवंशी की मां और सोनम के पिता का क्या कुछ कहना है।
ने इस इंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही, पूरा समाज देगा उनको। तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे। सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ा है पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ साहब, मेरे को सीबीआई चाहिए, माने चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जांच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को ही फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही, तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना भाई। सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज़ का पता चलेगा ना अपने को। अगर उसने तो सोनम के पिता जो हैं वो सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं मेघालय में इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की रहस्यमय मौत के मामले में फिलहाल जो 4 लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। मेघालय के उप मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो प्रेस्टोन तिंगसोंग ने गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए ये सारी जानकारी बताई है कि करीब 2 लोगों को इंदौर से और एक को यूपी के ललितपुर से गिरफ्तार किया गया है। श्रीमती सोनम रघुवंशी has voluntarily surrendered at the Nangan police station in Gazipur district UP and is currently in the safe custody of the UP police. Necessary legal protocols are being followed for her transit and formal statement. This outcome is the result of round-the-clock efforts made by the Meghalaya Police Special Investigation Team, supported by the State Disaster Response Force, National Disaster Response Force, NISAC, local intelligence units, and law enforcement agencies across multi-states, Dorbar Sora, West Jante Hills Monitoring Club, District Administration and Media. उप मुख्यमंत्री ने सोनम रघुवंशी के आत्मसमर्पण की जानकारी देते हुए बताया कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षित हिरासत में है। साथ ही उन्होंने बताया कि मेघालय पुलिस एसआईटी द्वारा एसटीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय खुफिया इकाइयों और राज्यों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सम्मिलित प्रयास से ये सफलता हासिल हुई है। Following sustained investigative efforts and multi-state coordination, 4 individuals have been apprehended in connection with this case. 2 from Indore, Madhya Pradesh, and 1 from Latitpur, Uttar Pradesh. These arrests mark a decisive development in unraveling the circumstances surrounding the tragic death of Shri Raja Raghuvanshi and the subsequent disappearance of his wife, Srimati Sonam Raghuvanshi. तो लगातार जो जानकारी है वो दी जा रही है। इस मामले में और अधिक जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता आदित्य फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, जानना चाहेंगे आपसे जिस तरीके से सोनम रघुवंशी की अगर बात की जाए, सरेंडर और उसके बाद जो साजिश, अब किस तरीके से परत दर परत जो है वो खुलती हुई नजर आएगी? देखिए, मेघालय पुलिस की एक टीम जो है वो अभी इंदौर में है और ये जो 3 गिरफ्तारियां हुई थी हैं, राज, विशाल और आकाश, इन तीनों से इंदौर में ही एक गुप्त स्थान पर जो है और पूछताछ की जा रही है। चौथी गिरफ्तारी की भी सूचना, चौथे हिरासत की भी सूचना आ रही, माफ कीजिएगा, तीनों को जो हिरासत में लिया है उनसे पूछताछ की जा रही है और चौथे को भी हिरासत में ले लिया गया है। आनंद जिसका नाम है, ऐसी खबर मिल रही है कि उसको सागर के बीना से हिरासत में लिया गया है और बहुत जल्दी हो सकता है कि उससे भी पूछताछ शुरू हो जाएगी। और अभी फिलहाल चूंकि 24 घंटे के अंदर उनसे जो मेघालय पुलिस जो है वो बहुत गहन पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश करी, क्योंकि टेक्निकल एविडेंस जो है वो मेघालय पुलिस को मिले थे और उन्हीं के आधार पर मेघालय पुलिस कल ही इंदौर पहुंच गई थी और मेघालय पुलिस ने इंदौर की पुलिस से संपर्क किया था, उनको बताया था कि इस पूरे मामले में टेक्निकल एविडेंस हमको मिले हैं 3 लोगों के खिलाफ, लिहाजा हमें इनको हिरासत में लेना है। लिहाजा उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन अगर परिवार की बात की जाए, जो राजा का परिवार है या सोनम का परिवार है, राजा का परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और उनका यह कहना है कि कई सारे तथ्य ऐसे हैं
जिन पर अब चूंकि इस तरीके की मिस्ट्री निकलकर सामने आ रही है तो कई सारे तथ्य ऐसे हैं जिनका खुलासा होना जरूरी है। एक एंगल ये निकल कर आ रहा है कि ये जो सोनम थी उसका राज कुशवाहा जो है, जो उसी के जो बिजनेस है यानी कि सनमाइका का उसका बिजनेस है और उसी में ये काम था, उसका एम्प्लॉय था, और जो उसका भाई था गोविंद उसके संपर्क में भी था, उससे उसके संबंधों की बात निकलकर सामने आ रही है। मां का ये कहना है कि कुछ गहने को लेकर भी, चूंकि जब जो राजा है वो हनीमून पर जा रहा था, यानी कि सोनम और राजा की शादी जब 10 और 11 के तारीख के आसपास हुई थी, उसके 3-4 दिन बाद ही जो है सोनम घर से चली गई थी। और परिवार का ये कहना था कि चूंकि अभी मुहूर्त नहीं है लिहाजा विदाई, दूसरी विदाई जो होती है वो अभी नहीं हो सकती है। लेकिन सोनम उसके बाद घर चली गई और उसके बाद फिर दोनों जो है अपने अपने घरों से हनीमून के लिए निकले थे। जाना कहीं और था, चले गए शिलोंग मेघालय की अगर बात की जाए, टिकट भी सोनम ने ही बुक कराया था। तो ये कई सारे सवाल हैं और इन सवालों को अब परिवार धीरे धीरे जब परिवार को याद आती जा रही चीजें तो वो सामने रख रहा है और मांग सीबीआई की जा रही है। आने वाले कुछ घंटों में या हम ये कह सकते हैं कुछ और डेवलपमेंट होगा तब और परतें खुल सकती हैं। चलिए बिल्कुल उस अपडेट की आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से इस बहुचर्चित मामले में लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। करीब 3 जो आरोपी उनको पहले हिरासत में ले लिया गया था और 4था आरोपी जो है उसको भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं, और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। मेरे गांव की छत से मैं रोज चांद देखता था। फिर एक दिन देखा कि मेरा भारत ही चांद पर पहुंच गया, तिरंगा लेकर। इस अमृत पीढ़ी ने बचपन से ही भारत को अंतरिक्ष में छलांग लगाते देखा है, तभी तो देश को भरोसा है यही जनरेशन हमें ले जाएगी विकसित भारत तक। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम। शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप MSC हिरणा आज केरल के तिरुवनंतपुरम में विशेषम इंटरनेशनल सीपोर्ट पर पहुंचा। इस जहाज को पोर्ट पर लगाने का काम शुरू हो गया है। इस जहाज को TU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज माना जाता है। TU का मतलब है एक 20 फुट के कंटेनर के बराबर की जगह। इससे जहाज़ों की माल ढोने की क्षमता का पता चलता है। MSC हिरणा में 24,340 TU कंटेनर रखने की क्षमता है। इस जहाज की लंबाई की हम बात करें तो करीब 399.9 मीटर यानी करीब 400 मीटर और चौड़ाई 61.3 मीटर है। ये एक फीफा द्वारा तय फुटबॉल के मैदान से अगर हम बात करें तो लगभग उससे भी 4 गुना बड़ा है। MSC हिरणा को एशिया और यूरोप के बीच बड़ी मात्रा में कंटेनर ले जाने के लिए बनाया गया है। ये व्यापार मार्गों और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। MSC हिरणा को मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था और उसी वर्ष अप्रैल में इसकी पहली यात्रा शुरू हुई थी। और आइए मिड डे प्राइम में अब नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। और खेल जगत की खबरों के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं हमारी सहयोगी सुचित्रा का। सुचित्रा, ओवर टू यू। शुक्रिया मुकुल। और सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक फ्रेंच ओपन फाइनल की। विश्व के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस खिताबी जीत के साथ ही उनके ग्रैंड स्लैम्स की संख्या 5 हो गई है। अल्कराज ने रविवार को खेले गए ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में इटली के यानिक सिनर को शिकस्त दी। कार्लोस अल्कराज बने फ्रेंच ओपन के नवाब। टूटा यानिक सिनर का ख्वाब। मैराथन फाइनल में नंबर 1 को दी मात। फ्रेंच ओपन के फाइनल में 2 ऐसे प्रतिद्वंदी सामने थे जिनके सामने चुनौती टेनिस जगत में खुद के साम्राज्य को विस्तार देने की थी। एक तरफ विश्व नंबर 1 यानिक सिनर थे तो दूसरी तरफ स्पेन के कार्लोस अल्कराज। मुकाबले की शुरुआत सिनर के जबरदस्त अंदाज से हुई। सिनर ने अपने नंबर 1 होने का प्रमाण देते हुए पहले 2 सेट 6-4, 7-6 से जीत लिया। लेकिन इसके बाद बारी अल्कराज की थी और इस बात को बताने की कि वो यूं ही पिछली बार के फ्रेंच ओपन विजेता नहीं बने थे।
अल्कराज ने अपना पूरा दमखम लगा दिया और तीसरे सेट को 6-4 से जीता। इसके बाद आखिरी 2 सेट में भी जबरदस्त टक्कर देखने को मिली और अल्कराज ने चौथे और 5वें सेट को 7-6, 7-6 से जीतकर मुकाबले और खिताब को 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 से अपने नाम किया। कार्लोस और सिनर के बीच ये फाइनल जंग 5 घंटे 29 मिनट तक चली, जो अब तक के फ्रेंच ओपन फाइनल की सबसे बड़ी लड़ाई रही। अल्कराज के करियर का ये 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब भी रहा। कार्लोस अल्कराज के ग्रैंड स्लैम खिताब पर नजर डालें तो इस खिलाड़ी ने 2022 में यूएस ओपन, 2023-24 में विंबलडन और 2024-25 में फ्रेंच ओपन की टाइटल्स अपने नाम की है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो इस सदी में जो अपना फ्रेंच ओपन खिताब है वो बरकरार रखने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बने हैं कार्लोस अल्कराज। बात करते हैं फुटबॉल की। पुर्तगाल ने नेशंस लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम ने फाइनल मैच में स्पेन की टीम को पेनल्टी शूटआउट में हराकर ये कामयाबी हासिल की। निर्धारित समय तक दोनों टीम 2-2 की बराबरी पर रहीं, जिसके चलते मैच के विजेता का फैसला पेनल्टी शूटआउट के माध्यम से निकाला गया, जहां पुर्तगाल ने स्पेन को 5-3 के अंतर से हरा दिया। ये दूसरी बार है जब पुर्तगाल ने नेशंस लीग का खिताब अपने नाम किया है। रुक करते हैं क्रिकेट के मैदान का। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैच की T20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। इंग्लैंड ने रविवार को ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हरा दिया। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 196 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने ये लक्ष्य छोटा साबित हुआ। इंग्लैंड ने 18.3 ओवर में ये लक्ष्य हासिल कर इस मैच को अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड की इस जीत में जोस बटलर ने अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने 36 गेंद पर 47 रन बनाए। इस पारी में 4 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। कप्तान हैरी ब्रुक ने भी 20 गेंद पर 34 रन की पारी खेली। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं मुकुल के पास। शुक्रिया सुचित्रा आपका इन तमाम खेल की खबरों के लिए। तो जाना आपने देश दुनिया की तमाम खबरें। इस दौरान मिड डे प्राइम में क्या कुछ खास चल रहा है आगे भी आपको लगातार हम बताते रहेंगे। फिलहाल मिड डे प्राइम में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।